नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक फिजिक्स लेक्चर एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के बारे में। तो ये जो आपका पेपर है गाइज़ 2022 में हुआ था। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो आपका 2021 में आया था, वही एग्ज़ाम आपका 2022 में हुआ था। ठीक है, तो उसी का जो फिज़िक्स पेपर 1 है उसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम आपका फिज़िक्स पेपर 1 और फिज़िक्स पेपर 2 दोनों पेपर के जो आपके क्वेश्चन है सॉल्व कराए जाएंगे। आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आपकी प्रिपरेशन हमारे यूट्यूब चैनल से काफ़ी बढ़िया हो जाएगी गाइस, ठीक है। तो जो भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं उसको आप देखिए, प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट को सीखिए और थोड़ा-सा जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके हिसाब से तैयारी करिए, ठीक है। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। आपको ये वीडियो बढ़िया लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और आगे आपको वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी, ठीक है। और अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज़ और कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं कि आपके पॉलिटेक्निक फिजिक्स लेक्चर का, तो हमारा ऐप है राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स, वहाँ पे आपके लिए टेस्ट सीरीज़ और कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आप फिजिक्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऐप हमारा विजिट कर लीजिएगा राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स। देखिएगा, इस पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, हमारे पेपर का क्वेश्चन है, पेपर 1 फिजिक्स। देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने रखा है जिससे कि सब लोगों को समझने में आसानी रहे। टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेज आर मूविंग विथ सेम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे हमारे पास दो बॉडीज हैं जिनके जो मासेज हैं वो डिफरेंट है गाइस, ठीक है। दो बॉडीज आपके डिफरेंट मासेज से आपके सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रही हैं, ठीक है ना। मासेज भले ही डिफरेंट हैं, दो बॉडीज हैं, लेकिन उनका जो काइनेटिक एनर्जी है ना गाइस वो आपका सेम होने वाला है। तो यहाँ पे कुछ आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से पूछा गया कि कौन सी चीज करेक्ट हो सकती है। टू बॉडीज विल हैव सेम लीनियर मोमेंटम, बॉडी विद ग्रेटर मास विल हैव ग्रेटर लीनियर मोमेंटम, बॉडीज विद स्मॉलर मास विल हैव ग्रेटर लीनियर मोमेंटम, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे बेसिकली लीनियर मोमेंटम के बारे में थोड़ा सा बात की गई है गाइस। तो आप यहाँ पे लीनियर मोमेंटम के बारे में बात करेंगे और उसी को कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में जो चीज़ आपकी दी गई है, काइनेटिक एनर्जी दोनों का बराबर है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी 2, मतलब कि पहले बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी 2 दूसरे बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी है। इनके जो मासेज हैं गाइस m1 एंड m2। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करेंगे, हमारा मोमेंटम के साथ एक रिलेशन भी होता है, p स्क्वायर अपॉन 2m1, ये p2 स्क्वायर, ये आप इसको p1 p2 भी कर दीजिए। भाई मोमेंटम है, उसी के बारे में बात करनी है। अब यहाँ पे जो आपका मोमेंटम है इसी को हम एक्चुअली देखना चाहते हैं, इसी के हिसाब से बात कर सकते हैं, इसी को सिंप्लीफाई एक्चुअली कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो हमारे पास जनरली जो आपका रिलेशन होगा, आप अपना यहाँ से भी मोमेंटम वाला जो रिलेशन है वो देख सकते हैं, या फिर आप मोमेंटम का ये वाला भी रिलेशन जो देखते हैं गाइस, ये वाला भी डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। आपको ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका स्क्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका अंडर रूट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो वही चीज़ है, आप इसको यूज़ करके करिए या फिर सेम वैसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो हमें मोमेंटम ही निकालना है, तो आप इससे भी डायरेक्टली समझ रहे हैं कि हमारा जो मोमेंटम है वो क्या होता है गाइस, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये ऐसा हम जानते हैं। वैसे ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी काम कर जाएगा, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है तो उस हिसाब से हम कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे जो आपके ऑप्शन है ना गाइस वो चेंज किए जा सकते हैं। ऐसा बोला जा सकता है कि जो आपका लीनियर मोमेंटम है वो मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जनरली अगर मोमेंटम के हिसाब से बात करें तो वहां पर जो आपका मोमेंटम होगा वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर काइनेटिक एनर्जी के साथ अगर आप होके आते हैं तो वहां पे आपका जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, मास के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये फर्क है, ये आप याद रखिएगा। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो सेम रहेगा, लेकिन जो पावर है उसका डिफरेंट है, ठीक है ना, वो दोनों का डिफरेंट हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट आपका बहुत मायने रखता है कि आप कौन सा कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो दोनों कॉन्सेप्ट सही हैं, दोनों ये सही होंगे।
होंगे, लेकिन अगर मैं ऑप्शन चेंज कर दूंगा, अगर कहीं पे मैं डायरेक्टली आपको ऑप्शंस दे दूंगा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम या फिर पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम, तो क्वेश्चन आपका उसी हिसाब से चलेगा, ठीक है। तभी आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब उस स्थिति में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी क्या दिया गया था। अब काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग आपको मोमेंटम और मास का रिलेशन देखना पड़ेगा, तो वही हम यहाँ पे देखेंगे और ज्यादा उसकी तरफ नहीं जाएंगे। तो क्या हो रहा है गाइस यहाँ पे, P1 स्क्वायर अपॉन P2 स्क्वायर, ये क्या है आपका M1 M2, ये कितना हो जाएगा गैस, P1 अपॉन P2, या फिर जनरली आप ऐसा भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम काइनेटिक एनर्जी से होके आ रहे हैं। तो सिंपल सा मतलब है गैस, आपके पास पहला जो ऑप्शन है वो तो करेक्ट हो नहीं सकता। देखिए हमारे पास दो अगर बॉडीज है, उनके पास सेम लीनियर मोमेंटम कब होगा, जब उनका मास सेम होगा, तब हम सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वैसे ही पहले से ही मास डिफरेंट है, ठीक है, तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे, तो हम पहले ऑप्शन की तरफ तो नहीं जा सकते हैं। ये पॉसिबल है, लेकिन जब आपके पास मास सेम होगा उसके बाद हम वेलोसिटी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए मास पहले ही डिफरेंट हो गया, फिर कोई बात ही नहीं, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब दूसरा क्या है, बॉडी विथ ग्रेटर मास विल हैव ग्रेटर लीनियर मोमेंटम। अब सिंपल सा मतलब है, हमारे पास ये जो रिलेशन है क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वैसे भी डायरेक्टली अगर प्रोपोर्शनल है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मास इंक्रीज करेगा तो मोमेंटम भी इंक्रीज करेगा। तो अगर आपके पास मास ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है, आपका जो लीनियर मोमेंटम है वो भी ज्यादा होगा। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन बी है गाइस, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें यह है कि दोनों कंडीशन को भी आप लेके चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है। लेकिन आपके पास ये कंडीशन कब गलत हो जाती, ये गलत हो जाएगा लेकिन अगर मैं क्वेश्चन में सेम मतलब रखूं, मतलब काइनेटिक एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट ना दूं और सिंपल सा बस ये बोल दूं ना कि मतलब ये कंडीशन को कंपलसरी नहीं कि आप लेके चल रहे हैं, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका पूरा कंडीशन में सेम रख रहा हो, पूरा क्वेश्चन में सेम रख रहा हो, लेकिन आपके दो ऑप्शंस ऐसे कर देता हूं ये, तो उस हिसाब से आपका जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन सही होगा ये वाला सही माना जाएगा। लेकिन अगर जनरली आपका जो मोमेंटम और मास है ये भी रिलेशन होता है, लेकिन यहां पे ये गलत हो जाता है गैस, ठीक है। तो इसीलिए ये याद रखिएगा, ये हो सकता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, तो इस तरीके की चीजों पे भी थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस भी कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट था, ठीक है। आप सिंपल सा मतलब है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे हमारे पास लेटेंट हीट है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम एक्चुअली देखना चाहते हैं। फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है ना, Q इज इक्वल टू ml, L इज इक्वल टू Q अपॉन m। अब क्या है यहाँ पे, Q आपका हीट होता है, मतलब भाई एनर्जी होती है, m आपका मास होता है। तो एनर्जी का आप डायमेंशनल फॉर्मूला जानते ही हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रखिए, सिंपल सा मतलब है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, बस कोई भी ऊर्जा हो, कोई भी एनर्जी हो, उसका आप डायमेंशन यहाँ पे रख सकते हैं। तो एनर्जी का जो डायमेंशन होता है ये कुछ इतना होता है गैस, और ये m का, ये m से m आपका कैंसिल हो जाएगा, तो m की जो पावर होगी वो आपकी 0 बचेगी, m0 L स्क्वायर, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे है ना, ये सही होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। बस ये है कि हमारे पास कोई भी ऊर्जा हो, अब कोई भी एनर्जी हो भाई, उसका जो डायमेंशन होता है वो सेम ही होता है ना, ठीक है। तो ये हमारा डायमेंशन किसी भी एनर्जी का आप रख सकते हैं। वही है कि बस आपको बेसिक फॉर्मूला अगर याद होते हैं तो सिंपल से जो डायमेंशनल फॉर्मूलाज हैं, डायमेंशंस होते हैं, वो तो आप आराम से कैलकुलेट कर ही लेंगे, उसमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या बोला जा रहा है, हमारे पास पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर यहां पे दिया गया है, ठीक है, ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम टी अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग। यहाँ पे आर की वैल्यू आपके पास दे रखी है, ठीक है। जो पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर टी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी आई कैप प्लस कॉस स्क्वायर टी जी कैप। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू π/4। तो हम यहाँ पे पोजीशन वेक्टर आपको दे दिए हैं और इसकी मदद से आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके दिखाई। तो सिंपल सा मतलब है, हमारे पास अगर यहाँ पे वेलोसिटी भी पूछा जा सकता है भाई, सिंपल सी बात है। आर वेक्टर आपके पास गिवन है, तो वेलोसिटी के लिए वी वेक्टर क्या करना होता है, ये होता है। एक्सेलरेशन के लिए क्या करना होता है, वेलोसिटी का ही आप कर सकते हैं, या फिर जो ये पोजीशन वेक्टर उसका 2 बार भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या करना है,
अब ये जो वैल्यू है एट टी इज इक्वल टू π/4 पे आपको सॉल्व कर लेनी है। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, बस आप एक एक करके जो भी आपका डिफरेंशिएशन है वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। आर आप दिख ही रहे हैं, ठीक है, आर आपको दिख रहा है तो फिर टी के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ है नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे वही टी के रिस्पेक्ट में, सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा डिफरेंशिएशन आपको करना है। और भाई ये साइन स्क्वायर टी तो क्या हो जाता है आपका साइन का कॉस हो जाता है वैसे भी, ठीक है ना। और साइन स्क्वायर तो वही आपका जो एक्स की पावर एन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो हम लगाएंगे ही, ठीक है। कॉन्सेप्ट पहले ये लग रहा है आपका, जैसे कि एक्स की पावर एन होता है तो क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन एन एक्स, ये भी होता है। पहले ये लगेगा टू साइन टी आपके पास हो गया, फिर साइन टी का आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो वो आपका कॉस टी हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला आपके पास बन गया साइन टू टी का, टू साइन ए कॉस ए मतलब साइन टू ए आपका हो जाता। फिर कॉस स्क्वायर टी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉस स्क्वायर तो पहले तो आपका टू कॉस टी होगा, फिर कॉस का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन हो जाएगा, तो इसलिए माइनस साइन यहाँ पे मतलब माइनस यहाँ पे दिख रहा है और साइन यहाँ पे है ही, तो माइनस टू कॉस टी साइन टी, तो ये भी आपका माइनस साइन टू टी का फॉर्मूला है। तो ये आपकी वेलोसिटी आ चुकी है गाइस। अभी हमें कोई संतुष्टि नहीं मिली क्योंकि हमें एक्सेलरेशन तक जाना है, एक बार और डिफरेंशिएशन कीजिए, ठीक है। तो जो भी आपके पास रिलेशंस हैं अब उसको टी के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो वही सिंपल सा आपको फंडा देखने को मिल जाए, सारी की सारी वैल्यू सेम हो जा रही है। फिर अगर भाई टी इक्वल टू π/4 आप पुट कर देते हैं तो अब आपको पता ही है आपके पास कॉस की जो भी वैल्यूज हैं, कॉस π/4 मतलब क्या होता है आपके पास एक तरह से क्या बोल सकते हो उसको हम, कॉस π/4 वैसे तो होगा लेकिन यहाँ पे कॉस 2 यहाँ पे हो जाएगा गैस, ठीक है ना, क्योंकि कॉस 2t आपके पास ये डिफरेंशिएशन करने के बाद हुआ था, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू π/4 मतलब π/2। तो वैसे ही वैसे सेम टू सेम होता तो कोई बात अलग थी, ठीक है ना। अगर ये आपका अगर वैल्यू ये जीरो नहीं होता तो इसका आंसर जीरो नहीं आ सकता था गैस, ठीक है। अगर कोई एंगल अलग होता तो ये जीरो नहीं होता है ना, जैसे कि इसके अलावा अगर कोई एंगल होता तो वो जीरो नहीं हो पाता क्योंकि उनका जो यूनिट वेक्टर है वो आपका डिफरेंट है, ऐसा है ना। अगर आपके पास मान लीजिए ये कॉस पाई है जैसे या फिर कॉस जीरो हो जाता तो आप देख सकते हैं गैस यहाँ पे आपके पास जो रिलेशन है 2i कैप हो जाता माइनस 2j कैप हो जाता, ऐसा हम कर सकते थे, ठीक है। वो जीरो नहीं होता लेकिन यहाँ पे आपके पास ये पूरी की पूरी कॉस वाली वैल्यू ही जीरो हो जा रही है ना, तो इस कारण से आपका जो रिजल्ट है वो जीरो देखने को मिल रहा है। अगर यही एंगल में क्या रख देता p इज इक्वल टू जीरो रख देता तो आपका पूरा क्वेश्चन क्या हो जाता है गाइस, 2 cos 0 i कैप माइनस ये 2 यहाँ पे होता लेकिन जीरो है तो जीरो से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया है। तो आप देख सकते हैं गैस यहाँ पे 2i माइनस, तो ये एंगल बदल के आप आपकी जो वैल्यूज यहाँ पे देख रहे हो वो चेंज हो सकती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हमेशा ये जीरो होगा, जीरो हमेशा नहीं होगा, बस एंगल पे डिपेंड कर रहा है। अगर यहाँ पे एंगल सेम भी हो जाते इसके अलावा कोई और होता तो बस यहाँ पे ये याद रखिएगा ये यूनिट वेक्टर सेम नहीं है तो इस कारण से जीरो नहीं हो पाता। बस यहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो हो जा रही थी इसीलिए ऑब्वियस सी बात है पूरा ही जीरो हो जा रहा है, फिर कैसे बचेगा, ठीक है। तो इसलिए जीरो हुआ, अदरवाइज जीरो नहीं होता। इसलिए मैंने आपको एंगल अलग करके भी दिखा दिया कि कैसा हो सकता है, ठीक है। इसमें जो आपकी वैल्यू है गाइज वो कौन सी हो रही है, वही जीरो, ठीक है ना। इसमें जो आपका ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट है, ठीक है ना, क्योंकि वही कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू ही आपकी पूरी पूरी जीरो आ गई है तो कुछ बचा नहीं। इतना तो आता है ना हमें, इसमें ये अब ज़्यादा जाने की जरूरत तो है नहीं, ये तो बस बेसिक सी चीज़ है। देखिए इस आपके पास अजर्सन और रीजन वाला क्वेश्चन है, आपके पास अजर्सन और रीजन देख लीजिए, बस वही है कि अजर्सन और रीजन पे ध्यान देना होता है। और आपके ऑप्शंस क्या होते हैं, या तो दोनों करेक्ट है, या तो एक करेक्ट है, या तो दूसरा करेक्ट है, पहला गलत है, या फिर कोई भी करेक्ट नहीं, ऐसे ही करके ऑप्शंस होते हैं। बस अजर्सन और रीजन पढ़ के जाना होता है, ऑप्शंस तो आपको हर जगह सेम ही मिलने वाले, उसमें कुछ होता है नहीं, ठीक है ना। या तो दो को सही कर दिया जाता है, या तो एक को सही एक को गलत, ठीक है ना, मतलब पहले को सही दूसरे को गलत, फिर दूसरे को सही पहले को गलत, ऐसे करके मतलब ये ऑप्शंस बनाए जाते हैं, वही है। और फिर दोनों को भी गलत कर दिया जाता, तो बस रीजन और एजर्सन देखिएगा इस यहाँ पे, कारण क्या है आपका और कथन क्या है आपका। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस पैटर्न डिसअपियर्स व्हेन वन ऑफ द स्लिट इज क्लोज, तो ऑब्वियस सी बात ये तो सही है। हमारे पास ना जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है, अगर आप कोई भी स्लिट जैसे दो स्लिट हम करके इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो एक स्लिट अगर बंद कर देंगे ना गए तो जो आपका पैटर्न होता है पूरा का पूरा वो इंटरफेरेंस पैटर्न वो गायब हो जाएगा, वो कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है।
तो ये असर्शन आपका सही है। दूसरा क्या है, इंटरफेरेंस अकर्स ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास जब इंटरफेरेंस होता है तो वहां पे जो सोर्सेज हम यूज करते हैं ना गैस, वो आपके कौन से सोर्सेज होते हैं, वो आपके कोहेरेंट सोर्सेज यूज होते हैं गैस, ठीक, उनके सुपरपोजिशन के कारण ही वो आपका देखने को मिल पाता है। तो यहाँ पे जो पूरा का पूरा जो आपका ऑप्शन है, मतलब ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों यहाँ पे करेक्ट है और ऑप्शन ए में दोनों को बोला गया है रीजन और असर्शन मतलब सही से यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहे हैं, ठीक है, तो ये दोनों आपका सही माना जाएगा। मतलब यहाँ पे जो आपका असर्शन है वो भी सही है और जो आपका रीजन है वो भी सही, दोनों करेक्ट रीजन है। अगर आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ने जाएंगे ना तो आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। आप थोड़ा सा बेसिक से जब शुरू करते हैं तो ये स्टार्टिंग में ये चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं। ये स्टार्टिंग के ही कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा डिफिकल्ट वाले कॉन्सेप्ट नहीं, एकदम बेसिक वाले कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, दोनों सही है, मतलब दोनों सही था। अब देखिए इसमें क्या है, कार्नोट इंजन में आप जानते हैं गैस, ठीक है ना, हमें क्या देखना है, इफिशियंसी आपके पास दे रखी है 40% और सोर्स का टेम्परेचर हम जानना चाहते हैं। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है गैस, 1 - T2/T1, ये याद रखिएगा। ये क्या है, इफिशियंसी है, कार्नोट इफिशियंसी बोलते हैं। 1 - T2/T1, तो यहाँ पे जो T2 है ये सिंक का टेम्परेचर होता है और दूसरा ये सोर्स का टेम्परेचर होता है। ये जो आपकी इफिशियंसी दिख रही है ना गाइस, ये परसेंटेज में होती है और जब यहां पे हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 1 तक मैक्सिमम हो सकती है, मतलब ये डिजिट में आपका एक्चुअली यहां पर रखा जाता है, फिर उसी डिजिट को हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, तो ये वही चीज है। मतलब 40% है तो इसकी जो इफिशियंसी होगी डिजिट में लेके चले तो ये कितना हो जाएगा, 0.4 आपका होगा guys, ठीक है। और यहाँ पे जो भी टेम्परेचर दे रखा है, सिंक का टेम्परेचर कितना है, मतलब T2 का वैल्यू दे रखा है। याद रखिए जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो यहाँ पे जो टेम्परेचर हम यूज़ करते हैं वो कैल्विन में यूज़ करते हैं। तो आपका मोस्टली जो क्वेश्चन होता है उसमें डिग्री सेंटीग्रेड में दिया जाता है, उसको हम कैल्विन में ही कन्वर्ट करके यूज़ करते हैं, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। इसमें 273 आपको ऐड करना पड़ेगा गैस, तब वो कैल्विन में आपका होगा, ये आपका हो जाएगा। तो वही है, बस आप यूज़ करिए इसको। 1 - 300/T1 क्या हो जाएगा, 300/T1 इज इक्वल टू 1 माइनस, ये कितना हो जाएगा गैस, 0.6। 0.6 इधर आपका आ जाएगा और ये आपका T। अब यहाँ पे जो T1 आएगा ना वो आपका याद रखिएगा वो किस में आएगा, वो आपके उसी में आएगा, कैल्विन में ही आएगा गैस, ठीक है। तो बस इसी को सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। और सिंपल बनाना है तो वही भाई वही है, मतलब डिफरेंट, मतलब क्या बोलते हैं जो एक डिवाइड करते हैं मल्टीप्लिकेशन का, तो वो बस सिंपल बनाने के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज ये हमें बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3000/6, ये 500 होगा गैस, ठीक है। तो T1 आपका 500 कैल्विन। अब देखिए यहाँ पे कहीं पे भी कैल्विन में 500 नहीं दिख रहा, ठीक है ना। अब क्या करना पड़ेगा, इसमें से 273 हटाना पड़ेगा। टू सेवेंटी थ्री हटा दीजिए, कितना आ जाएगा गैस, ये आपका 227 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वही है, क्वेश्चंस में थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा हो सकता है ना गैस, कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पे मान लीजिए जो आपका ऑप्शन है 500 डिग्री सेंटीग्रेड में दे सकता हूँ, तो आप जल्दबाजी में आएंगे 500 आपको दिखेगा तुरंत 500 टिक लगा देंगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। इसलिए कभी भी इस टाइप के जब क्वेश्चंस आप करें तो थोड़ा सा यूनिट को कन्वर्ट करके देख लें। मान लीजिए एक जो ऑप्शन है मैं ऐसा जोड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको आसानी से कंफ्यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपको लगेगा 500 मेरा भी आंसर आ रहा है, 500 यहाँ पे देखा तो बस आप टिक लगा देंगे, तो ऐसा नहीं करना, ये गलती है, ठीक है। बस क्या करना है, ये सेंटीग्रेड में है, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे जो आंसर है वो आपका कैल्विन में आया है, हमें सेंटीग्रेड में ये नहीं मिला है, तो सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे ही छोटी छोटी मिस्टेक होती रहती हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन का मतलब वही है कि जब हमारे पास कोई भी फंक्शन है, मतलब ये फंक्शन है, अगर हम x की जगह पर -x रखते हैं वो आपका
इतना होना चाहिए, माइनस एफ एक्स होना चाहिए। तो ये आपका ऑड फंक्शन है। अब सिंपल सा मतलब देखिए, अब आप ही देखिए यहाँ पे कहीं पे भी आप एक्स रख रहे हैं तो उसके बाद माइनस एक्स आना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे पहले मैं अगर देखूँ माइनस एक्स रखता हूँ तो ये एक्स हो जाएगा गैस, क्योंकि ये मॉड है, मैग्नीट्यूड है, ऑब्वियस सी बात है। ये निगेटिव को भी पॉजिटिव करता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने देता है। ठीक है, इसमें देखिए ये माइनस एक्स हो रहा है गैस, तो ये आपका मान लीजिए ऑड है। आगे भी देख लेते, इधर देखिए माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, ये भी इवन हो जा रहा है। इसमें देखिए माइनस एक्स इंटू, तो माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स, तो ये आपका क्या हो रहा है ना, ये साइन माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं गाइस। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो वही है। ये भी ऑड और ये भी ऑड, तो ऑड इंटू ऑड, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाए तो इस हिसाब से इवन हो जा रहा है। तो इसमें हमारा कौन बच रहा है, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया। सॉल्यूशन के बाद में बात कर रहा हूँ, ठीक है, और ये शुरू से ही नेगेटिव है, तो ये आपका क्या है, ऑड फंक्शन है गाइस। ठीक है, तो ये एक एक करके आप चेक कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, कंफ्यूज करते हैं गाइस। ठीक है, तो मॉड वाला था वो वैसे इवन हो जाएगा, ठीक है, वो ऑड फंक्शन नहीं है। दूसरा वाला जो था वो सीधा सीधा दिख रहा था, बस एक्स दिख रहा था, तो उसमें कुछ होने वाला है नहीं, वो ऑड ही फंक्शन है। दूसरा वाला एक्स स्क्वायर था, तो वैसे भी आपका वो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो एफ माइनस एक्स इक्वल माइनस यहाँ पर नहीं आ पाएगा, वो प्लस ही रह जा रहा है, तो इसीलिए हमारे पास ऑप्शन बी ही बस करेक्ट है। इसमें देखिए क्या है, फंडामेंटल लॉ ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में कौन सा आपका जो फंडामेंटल लॉ है देखने को मिलता है गैस, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, या फिर नन ऑफ द अबव। ये सेकेंड लॉ आपने बहुत देखा है। आप जब क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ना शुरू करेंगे आपको ज़्यादातर हर जगह फोर्स देखना स्टार्ट हो जाएगा, इफेक्टिव फोर्स, सिंपल सा फोर्स, ठीक है ना, जनरलाइज फोर्स। ठीक है, तो जो फोर्स है वो कहाँ से आता है, ठीक है, ये तो बहुत सारे फॉर्मूलाज में देखेंगे इसका यूज होता रहेगा। तो ये एक तरीके से जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है, न्यूटन का द्वितीय नियम है, वो आपका क्लासिकल मैकेनिक्स का एक फंडामेंटल लॉ है। ठीक है, और सब तो उतने यूज नहीं होते, लेकिन ये आपका पी हर जगह मतलब देखने को मिलता है, उसका पी डॉट होता रहता है। ठीक है, तो पी डॉट को ही हम जनरली क्या बोल देंगे, इफेक्टिव फोर्स बोल देते हैं, या फिर सिंपल सा फोर्स बोल देते हैं। तो ये अगर कॉमन सेंस यूज करें तो ये आपका जो रूल है वो आपका करेक्ट है गाइस। ठीक है, ज़्यादा इसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी अगर हम मान लीजिए बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे ये फोर्स ही देखने को मिलता है, ठीक है ना, जैसे कि मशीनरी कुछ भी चीज़ें हो गई, आपके पास सैटेलाइट्स हो गए, आपके पास मान लीजिए जो अपने मतलब ऊपर सौर मंडल में बहुत सारी चीज़ों के जो हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट मतलब जो करते हैं, फोर्स भी एक्चुअली पूछा जाता है, मोमेंटम भी पूछा जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फंडामेंटल हमारा मोमेंटम से ही शुरू होके जाता है, आपका जो मोमेंटम का जो डेरिवेटिव है वहीं से होके जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि जो बेसिक फंडामेंटल लॉ है वो आपका न्यूटन का दूसरा नियम ही होता है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं गैस, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है और पोलराइजिंग एंगल पूछा जा रहा है। ठीक है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है ना। पोलराइजेशन किस एंगल पे हो रहा है ये हम देखना चाहते हैं। तो याद रखिए आपका म्यू या फिर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है वो आपको 1.5 दे रखा है। ठीक है, हम यहाँ पे पोलराइजिंग एंगल कैलकुलेट करना चाहते हैं। आपका जो रिलेशन होता है ना गैस कुछ इतना होता है, टेन आई पी इज इक्वल टू म्यू या फिर एन। तो आई पी इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू अपने पास होता है। पोलराइजिंग एंगल इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1.5। ये डिग्री में आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये इतना आ जाएगा। ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, याद रहे हमारे पास जो आंसर में चीज़ें दे रखी हैं वो डिग्री में है, तो आपको कैलकुलेटर भी अगर यूज़ करने सीखना है तो कैलकुलेटर में भी डिग्री आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है ना, डिग्री और रेडियन दो चीज़ें होती हैं, तो क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कि आपका आंसर किस में आ रहा है और
आंसर में जो चीज़ें हैं वो किस में दी गई हैं, या फिर डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर लेंगे। रेडियन का रेडियन में अगर पूछा जाए तो रेडियन करके आप करेंगे, और अगर डिग्री में आ रहा है तो डिग्री कैलकुलेटर पे आप दबा के कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब मैं प्रैक्टिस करने के दौरान बात कर रहा हूँ, और वैसे तो ये सब चीज़ें ज़्यादातर दी जाती हैं स्टार्टिंग में ही, ठीक है। कुछ वैल्यूज तो याद भी कर सकते हैं गैस। ये देखिए गैस, क्या है क्वेश्चन आपका। हमारे पास क्वेश्चन है, काफ़ी ठीक ठाक सा क्वेश्चन है ये, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा लगेगा। y इज इक्वल टू 1/10 हाइपरबोलिक x। तो आपके x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। इसमें ये है ना, जो tan हाइपरबोलिक x है इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अब वो जो tan हाइपरबोलिक x है वो आपके sin हाइपरबोलिक x और cos हाइपरबोलिक x से मिलके बना है, ठीक है। वही उसी को हम सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं। जी आपका है। तो अब आपके पास जो sin हाइपरबोलिक x है उसका वैल्यू क्या है, मतलब e की पावर x डिवाइडेड बाय, वही सिंप्लीफाई होने के बाद आपके पास जो tan हाइपरबोलिक x है इसकी वैल्यू क्या है। जी आपके पास हो जा रहा है गैस, ठीक है, सही है। अब इसी को उल्टा करके चलते हैं। y इज इक्वल टू 1/, क्या हो जाएगा गैस, ये ऊपर आ जाएगा। जी आपका है, ठीक है। तो वही है, हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं थोड़ा सा अपने हिसाब से, ठीक है। अब इसमें कैसे भी करके घुमा फिरा के हमें x की वैल्यू तक पहुंचना है। तो सिंपल सा फंडा है यहाँ पे गैस, क्रॉस प्रोडक्ट आप कर लीजिए। आपके पास क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू, क्या हो रहा है आपका यहाँ पे y e की पावर x माइनस y e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू e की पावर x प्लस, इसमें बेसिक कैलकुलेशन में यूज़ करनी पड़ेगी गैस, ठीक है। आंसर डी होगा। अभी हम थोड़ा सा हिंट आपको दे दो, उसके बाद चलते हैं आपके ऑप्शन की तरफ। इसमें देखिए, जो आपके सेम पावर वाले वो आपके एक साइड हो जाएंगे, y की पावर x, ठीक है, फिर e की पावर माइनस एक्स प्लस, क्या हो रहा है ये आपका, ये आपका क्या है, y प्लस e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं गैस, हमारे पास e की पावर x e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू y+1 y-1। तो काफ़ी हद तक हम पहुँच चुके हैं वैसे तो, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। अब इसमें दो चीज़ें तो मतलब हमारे हिसाब से हैं, एक इस वाले में पॉसिबल है और एक इस वाले में है, ये दोनों तो नहीं हो सकता गैस, ठीक है ना, हम अभी करेंगे। अब वो जो दो चीज़ें वो क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए, अब ये ऊपर चला जाएगा तो ये e की पावर 2x हो जाएगा, फिर हम log ले लेंगे, ठीक है ना। अब e की पावर 2x से log लेंगे तो 2 आपका बाहर आ जाएगा, मतलब 1/2 उधर जाके वो हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए, ये सिंप्लीफाई होने के बाद इतना आ रहा है ना, इतना है, उसके बाद log यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये एक्सपोनेंशियल 2x, तो ये आपका जो 2x है वो आपका बाहर आ जाएगा, और log बेस e की वैल्यू वैसे भी 1 हो जाती है, ठीक है। तो वही चीज़ हम बस यहाँ पे कर रहे हैं। आपका 2x, यहाँ पे भी नेचुरल लॉग आपका 1+, ये नहीं सॉरी, क्या है आपका, y+1 y-1। अब ये जो x है गैस, ये आपका इधर 1/2 हो जाएगा, ये आपका, अब ये जो 1/2 है पावर, ये इधर इसकी पावर बन जाएगा, क्या है की पावर 1/2, तो इसी को हम क्या लिख देंगे, ये आपका है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन हो जा रहा है। इसका ऑप्शन जो है गैस
वो आपका डी वाला सही है। ठीक है, करेक्ट है, समझ में आ रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि बाहर से हो, सब कुछ बेसिक चीज़ है, ज़्यादा आपको दिमाग खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बस ये हमने यहाँ पे जो लॉग की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो बस हमने यहाँ पे यूज़ करी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, इसमें कौन सा क्या है, इनकरेक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट में आप देखते हैं guys, ये सब क्या है, करेक्ट है ना। आई डॉट आई कैप ये आपका 1 देता है, जे डॉट जे कैप ये भी आपका 1 देता है, के डॉट के कैप ये भी आपका 1 ही देता है। तो इसमें से कोई भी मतलब गलत नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा, डी सही है। ठीक है ना, तो उपरोक्त जो भी आपके ए बी सी हैं उनमें से कोई भी मतलब गलत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन डी यहाँ पे टिक लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ 10 क्वेश्चंस थे जो कि हमारे फिजिक्स पेपर 1 के क्वेश्चंस थे। आपको आइडिया लग रहा होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पेपर में एक्चुअली पूछे जाते हैं। उसी हिसाब से आप थोड़ा सा प्रिपरेशन करिए, जो भी आपकी बेसिक चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखिए, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिर इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं आपसे एक और नई क्लास में। और अगर आप हमारे कोर्सेज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारा जो एप्लीकेशन है राज फिज़िक्स ट्यूटोरियल्स, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर में मिल जाएगा, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, हमने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, आप जाके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और आपको वहाँ पे 20% का डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा गाइस, तो आप डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। जल्दी से जाइए हमारे एप्लीकेशन पे। ठीक है, थैंक यू।